प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बात छेड़ी है कि देश को ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं से मुक्ति चाहिए जिन्हें बाहुबल और अपराध की राजनीति का चस्का लग चुका है। मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी दावा किया था कि सत्ता मिलते ही वो दागियों को संसद से जेल भिजवाने का इंतजाम करेंगे। अब कांग्रेस ने मोदी को चुनौती दी है कि अगर वो सचमुच ऐसा चाहते हैं तो फिर बीजेपी से ही शुरुआत करें, क्योंकि 98 सांसदों ने एफिडेविट में कबूल किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या सचमुच ऐसा चाहते हैं तो फिर बीजेपी से ही शुरुआत करें, क्योंकि 98 सांसदों ने एफिडेविट में कबूल किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या मोदी संसद को दागियों से मुक्त करा पाएंगे। अगर हाँ, तो फिर लोकसभा के 186 दागी सांसदों का क्या होगा। हम एक ऐसे हिंदुस्तान में सदन देखेंगे, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, जहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई दाग लगा होगा। दुनिया के अंदर हम एक शुरुआत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपनी सरकार के 60 महीने का एक्शन प्लान पेश किया तो बाहुबल की राजनीति करने वाले सांसदों को सांप सूंघ गया। उसमें अगर किसी का भी कोई एफआईआर लॉन्च हुआ है, जुडिशियल मैकेनिज्म के द्वारा उसको एक्सपीडाइट किया जाए और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो गुनहगार हो वो जेल चला जाए, जो निर्दोष हैं वो बेदाग होकर के दुनिया के सामने खड़ा हो। और देश को और दुनिया को हम बताएं कि भाई कम से कम 2015 के अंदर हम एक ऐसे हिंदुस्तान में सदन देखेंगे, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, जहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई दाग लगा होगा। दुनिया के अंदर हम एक शुरुआत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 21 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के हरदोई में ऐलान किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी योजनाएं क्या हैं। मैंने तय कर लिया है कि 16 मई के बाद राजनीति को साफ सुथरा बनाना है। केंद्र में सरकार बनने के बाद मैं एक कमेटी बनाऊंगा। वो कमेटी सांसदों के एफिडेविट के आधार पर सांसदों का आपराधिक रिकॉर्ड चेक करेगी। आपराधिक मुकदमों की सच्चाई की पड़ताल के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और गुहार लगाएगी कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के सांसद हैं उन्हें जेल भेजा जाए और जिन पर फर्जी मुकदमे दर्ज हैं उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। इसमें दलगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर एक बार हम लोकसभा को इस प्रकार से क्लीन कर दें तो फिर राजनीतिक दलों को भी टिकटें देते समय 50 बार सोचना पड़ेगा। अगर हम 1 साल के भीतर भीतर सफाई कर देते हैं, सीटें खाली होने लगेगी, कोई हिम्मत नहीं करेगा। अब प्रधानमंत्री की हैसियत से मोदी ने अपने वही इरादे संसद में जताए तो कांग्रेस के नेताओं ने मोदी को ललकारना शुरू कर दिया। तकरीर में ये सब कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर 98 लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। टिकट बांटने में नरेंद्र मोदी जी का बड़ा हाथ रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि टिकट तो आप ऐसे लोगों को देंगे और उसके बाद पार्लियामेंट में तकरीर करेंगे तो कहेंगे कि इनके केसेस जल्द अज जल्द तय होने चाहिए। लेकिन बहरहाल हम देखेंगे कि किस तरीके से वो करते हैं। उनके सांसद सबसे ज्यादा दागी हैं, उनको वो क्लीन चिट दिलाना चाह रहे हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन केसेस का निपटारा हो। कांग्रेस के पूर्व सांसद और प्रवक्ता संजय निरुपम ने तो मोदी को लंबी चौड़ी चिट्ठी भी लिख मारी, जिसमें उन्होंने कहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 16वीं लोकसभा में बीजेपी के 282 सांसदों में 97 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। इनमें से 63 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या और अपहरण जैसे संगीन मुकदमे लंबित हैं। महाराष्ट्र में ही बीजेपी के 6 सांसदों का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनमें से 4 के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। हालांकि अन्य राजनीतिक दलों के सांसदों का भी आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन कोई भी नेक काम हमेशा अपने घर से शुरू किया जाता है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले बीजेपी सांसदों के एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट भेजें, उनका निपटारा तेजी से करवाएं और पीएमओ में एक अधिकारी नियुक्त करें जो इन मुकदमों की निगरानी करे। प्रधानमंत्री मोदी को चुनौतियों का सामना करने का पुराना अनुभव है और चुनौतियों से निपटने का हुनर भी उन्होंने कई बार दिखाया है। लेकिन इस बार संसद को साफ सुथरी छवि वाले नेताओं से
सजाने का उनका वादा अब उन्हीं के लिए चुनौती बन गया है कि क्या मोदी संसद को आपराधिक छवि वाले सांसदों से मुक्त करा पाएंगे। ये चुनौती बड़ी है क्योंकि एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के मुताबिक 16वीं लोकसभा में 541 में से 186 यानी 34% सांसदों का आपराधिक रिकॉर्ड है, जबकि 15वीं लोकसभा में 30 और 14वीं लोकसभा में 24% सांसद आपराधिक रिकॉर्ड वाले थे। मौजूदा लोकसभा में बीजेपी के 282 में से 98 सांसदों के खिलाफ मुकदमे विचाराधीन हैं, जबकि कांग्रेस के 44 में से 8 सांसदों पर मुकदमे दर्ज हैं। एआईएडीएमके के 37 में से 6, शिवसेना के 18 में से 15 और तृणमूल कांग्रेस के 34 में से 7 सांसदों का आपराधिक रिकॉर्ड उनके एफिडेविट में दर्ज है। मोदी सरकार को लोकसभा में अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल है। ऐसे में प्रधानमंत्री अगर ठान ले तो फिर दागी सांसदों को सदन से बाहर का दरवाजा दिखने उन्हें कोई दिक्कत नहीं वाली। मोदी के बीजेपी के दागी सांसदों की जगह अच्छी छवि वाले नेताओं को चुनाव जितवाकर अपना बहुमत बरकरार रख सकते हैं, लेकिन क्या सहयोगी दल उन्हें ऐसा करने देंगे? राज्यसभा में सहयोगियों और अन्य दलों को पटाकर रखना मोदी की सबसे बड़ी मजबूरी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मजबूरी मोदी के नेक मंसूबों पर भारी पड़ी तो फिर वो अपने इरादे को कैसे साकार करेंगे। कि कोई बचना नहीं चाहिए, कोई बचना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। तो इस पर बड़ी बहस करने के लिए क्या दागी सांसदों से संसद को छुटकारा मिल सकता है, इस पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से राष्ट्रीय सचिव रामेश्वर चौरसिया जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से केसी त्यागी साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हेड ऑफ द एशियन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मेजर जनरल रिटायर्ड अनिल वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तमाम लेखा जोखा रखते हैं ऐसे सांसदों का। सबसे पहले राशिद अल्वी साहब, आपको लगता है ये काम हो पाएगा? देखिए, पहला सवाल तो ये है कि आपने टिकट क्यों दिया इन्हें। दूसरा सवाल ये है कि इन्हें अगर 98 एमपीज को किसी अदालत ने सजा दे दी, उनकी मेंबरशिप खत्म होगी तो आपकी तो सरकार ही गिर जाएगी। क्या कोई प्रधानमंत्री चाहेगा कि उसकी सरकार गिर जाए? नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे? देखिए, उनके जो तकरीर है जो पार्लियामेंट में की है, मैं बहुत इज्जत के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को शायद पार्लियामेंट का तजर्बा नहीं है। तो इलेक्शन की तकरीर अलहदा होती है, पार्लियामेंट में अलहदा होती है। पार्लियामेंट की तकरीर उनकी बिल्कुल इसी तरीके की है, वादे हैं, चांद तोड़ के ले आएंगे, हर घर में शौचालय होगा, पीने का पानी होगा, पक्का मकान होगा, बिजली 24 घंटे होगी। बिजली दिल्ली में बुरी हालत है, उधर आप करें 24 घंटे होगी। आप करें कीमतें घटाएंगे, डीजल की कीमत आप बढ़ा रहे हैं। तो इतने कंट्राडिक्शंस हैं कि उसी में एक बात ये आ जाती है। एक बहुत अच्छा कदम है, आप 1 साल के अंदर अदालत ऐसी बनाइए जहां पे फास्ट ट्रैक हो, फैसले जल्द हों। लेकिन एमपीज ही क्यों? जो आम आदमी है वो 10 साल तक मुकदमा लड़ेगा, एमपी के 1 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे। जुडिशल सिस्टम ऐसा बनाइए, इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। मैं तो एक लंबे अरसे से कह रहा हूं, जुडिशल सिस्टम को बहुत रिफॉर्म की जरूरत है, चाहे एमपी हो और चाहे आम आदमी हो। नहीं, आज हम उसके मुकदमे जल्द से जल्द होने चाहिए। साहब, अगर आज एमपीज तक ही सीमित रहे और अगर आज हम संसद की सफाई करने, तो आपको क्या ये संभव दिखता है? मेरा बड़ा सीधा सवाल है। मुझे नहीं लगता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि बीजेपी ने इतने लोगों को टिकट क्यों दिया? क्या आपको मालूम नहीं था कि इनके खिलाफ मुकदमे हैं? आपने पहले टिकट दिया, फिर जिताया, मुकदमा चलेगा, और अभी किसी चैनल ने कहा कि इन्हें हटाने के बाद नए साफ सुथरे एमपीज लाएंगे। बड़ा तमाशा है, बड़ी अजीब बात है। एक बार आप ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो दागदार हैं, जब उनके खिलाफ फैसला हो जाएगा तब अच्छे लोगों को टिकट देंगे। क्या ये समझ में आने वाली बात है? और 98 लोगों के खिलाफ अगर फैसला हो गया दीपक जी, सरकार बचेगी क्या? और 98 में से अगर मेजॉरिटी के साथ भी ये फैसला हुआ कि ये दागदार है, तो सरकार बचेगी क्या?
क्या कोई प्रधानमंत्री चाहेगा कि उसकी सरकार चली जाए? तो क्या कोई प्रधानमंत्री उनके नियत में कोई शुबा करने का हक नहीं रखता हूं, मैं कोई शुबा कर भी नहीं रहा हूं, लेकिन ये सच्चाइयां तो आपके और मेरे दोनों के सामने। देश समझ सकता है क्या सही है क्या गलत है। देश समझ सकता है, वाकई समझ सकता है। मैं सीधे चलूंगा केटीएस तुलसी साहब के पास। तुलसी साहब, मोदी साहब ने 2015 तक लोकसभा और राज्यसभा को दागी सांसदों से मुक्त कराने की बात कही है। क्या ये कानूनी तौर पर संभव है? वो सुप्रीम कोर्ट को लिखकर देने की बात कह रहे हैं, वो एक कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। क्या इस तरह से लीगल फ्रेमवर्क में ये संभव है? लगता है तुलसी साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। यही सवाल मैं त्यागी जी से लेता हूं। त्यागी जी, क्या आपको ये संभव लगता है? देखिए, बजाय इसके कि हम श्री नरेंद्र मोदी की नियत पर शक करें, जो नहीं, हम नियत पर बिल्कुल शक नहीं कर रहे हैं। जो ऐसे लोग हैं जो नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए ही कह रहा हूं मैं कि हम जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, बजाय उनकी नियत पर शक करें, हमें उन पर प्रेस करना चाहिए कि जो बजट सेशन आ रहा है जुलाई के पहले सप्ताह से, उसमें वो स्पेशल कोर्ट की घोषणा करें, नंबर 1, ताकि उनकी कथनी और करनी का फर्क सामने आए। बजाय इसके कि कांग्रेस में कितने हैं, बीजेपी में कितने हैं, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है, और इसमें मैं चाहूंगा कि जो कम्युनल हार्मनी के डिस्टर्बेंसेस के केसेस हैं, देखिए मेरी जानकारी में आया है, एक तो मिनिस्टर बन गए हैं अभी जिनका जिक्र आपने किया, एक और लिख लीजिए, सर्वनंदा सोनोवाल, इन पे मर्डर का केस पेंडिंग है और ये स्किल डेवलपमेंट, यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर बन गए हैं। दूसरा लिख लीजिए संजीव बालियान, जिन पर कम्युनल डिसहार्मनी को डिसऑर्डर करने का केस है। तो मेरा इसमें यह भी है कि जो डकैती के, मर्डर के, रेप के केस हैं, उनके साथ साथ जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केस हैं, उसके साथ साथ जो काला धन जिनका विदेश में जमा है, फेरा के केस जिन पर हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने जिन पर मुकदमे लगाए हैं, और डिस्प्रपोर्शनेट के मुकदमे, यानी कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं वो हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग से कम खतरनाक नहीं है। अगर राजनीतिक जीवन में पूरी शुचिता आप चाहते हो, तो एक आदमी ने तो चाकू मारा है और एक ने कम्युनल राइट करा करके हजारों घरों को उजाड़ दिया है। किसी की उम्र गुजर जाती है एक आशिया बनाने में और किसी को देर नहीं लगती पूरी बस्तियां जलाने में। तो जो कम्युनल हार्मनी को जो खराब करते हैं दीपक बाबू, उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, ऑफ ऑल नेचर, ऑफ ऑल रिलीजन। मैं एक के लिए भी नहीं कह रहा हूं मैं। और इस देश के अंदर जो धनाढ़ और नव धनाढ़ों ने राजनीति पे कब्जा किया है, वो सबके सब बैंकों के कर्जदार हैं, डिफॉल्टर्स हैं, उन पर डायरेक्टरेट और एनफोर्समेंट ने मुकदमे लगाए हुए हैं। तो जिनके बलबूते पर आप आए हो, यहां पर जितना पैसा आपने लगाया है, जो काले धन को निकालने की बात हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन काले धन से बनी सरकार है। 300 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई है। हु आर दोज इकोनॉमिक क्रिमिनल्स, उनको भी चार्ज किया जाना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी की जो उसकी आदर्शवादिता है उस पर मैं शक नहीं कर रहा हूं आज, लेकिन बजट सेशन तक अगर नहीं हुआ तो हमने तो घोषणा कर दी, आपको बता दें कि हमने आपको शासक की भूमिका दी है, हमें प्रहरी हैं। अच्छा काम करोगे हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे, आप देरी करोगे तो हम आपको याद दिलाएंगे, आप नहीं करेंगे तो हम आपको चेताएंगे, आप गलत काम करोगे तो हम इसका विरोध करेंगे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं, इस तरह का ट्रिब्यूनल अगर वो बनाते हैं तो राज्यसभा में हमारी पार्टी का समर्थन पक्का है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। चलिए, आपका समर्थन। अलवी साहब की बात से डिसएग्री करता हूं। उन्होंने कैसे मान लिया कि सारे के सारे बीजेपी के गुंडे हैं और वही सबके सब जो है बीमार हो जाएंगे। सब पार्टियों के अंदर है, सब दलों के अंदर है। और एक संवेदनशील बात मैं कहना चाहता हूं, जब ये गुंडे, बाहुबली, धनाढ़ लोग राजनीति में आते हैं तो जो गरीब राजनीतिक कार्यकर्ता है उसका हौसला टूटता है। उसकी किसान मजदूरों का, व्यापारियों का समर्थन प्राप्त करके जिस तरह से पहले एमएलए एमपी बनते थे,
वो मर्यादाएं परंपराएं टूटती है। दीपक बाबू, लोकतंत्र किस तरह से हाईजैक हुआ है, हमारे जैसे जो मामूली जगह से लोग आए हैं पॉलिटिकल वर्कर, उनसे पूछिए, जिन पे ना पैसा था, जिनकी ना पृष्ठभूमि बड़ी थी, जिन पे ना बाहुबली थे। जब बूथ कैप्चर होकर के आदमी एमएलए एमपी बनेगा तो गरीब किसान मजदूर की सेवा क्यों करेगा? इसलिए जो राजनीति में शुचिता की बात आ रही है, जो इसको अगर कोई भी आदमी ठीक करता, हमारे नरेंद्र मोदी जी से 100 के 100 मामलों पर ना इत्तेफाकी है, लेकिन कोई भी अच्छा काम वो करेंगे। बिल्कुल, अगर जो पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन के खिलाफ वो कानून बनाएंगे, हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी उनको। बिल्कुल, आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तुलसी साहब, दो विकल्प सुझाए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर ये कहना कि 1 साल के खिलाफ वो कानून बनाएंगे, हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी उनको। बिल्कुल, आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तुलसी साहब, दो विकल्प सुझाए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर ये कहना कि 1 साल के अंदर निपटारा हो, दूसरा एक कमेटी बनाकर कमेटी के माध्यम से केसेस का निपटारा करना। क्या कानूनी फ्रेमवर्क में ये दोनों तरीके जो नरेंद्र मोदी जी ने सुझाए हैं वो संभव हैं? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कहने से तो नहीं हो जाएगा। ये तो पिछले 60 साल में बहुत सारे कानून बने हैं जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर फैसला हो। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी ये लिखा है कि अगर 3 साल के अंदर फैसला नहीं होता तो केस को बंद कर देना चाहिए। मगर जो असलियत है वो दूसरी है। मैं फिर भी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर विचार अपना रखा और ये देश के हित में है, ये बहुत अच्छी बात है। मगर फिर भी जब हम आंकड़े देखते हैं तो वो कुछ और कहानी बताते हैं। आंकड़े तो ये हैं कि 98 बीजेपी के जो एमपी हैं वो इस बार ऐसे हैं जिनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे चल रहे हैं और इनमें से 63 ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर इल्जाम हैं। गंभीर इल्जाम का मतलब बहुत सीरियस जो मामले होते हैं जिनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 साल की सजा, 7 साल की सजा, ऐसे मामले हैं। और जो बीजेपी के एमपी हैं, जो 281 में से 98 जो हैं वो 34.9% बनते हैं। 34.9% जो 2014 की लोकसभा में चुन के आए हैं उनके खिलाफ मुकदमे हैं और 63 ऐसे बीजेपी के एमपी हैं जिनके खिलाफ गंभीर हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है वहां पे 44 में से 8 के खिलाफ मुकदमे हैं और 8 का मतलब ये कि 18%, 18.2%। और जो जिनके खिलाफ सीरियस केसेस हैं वो हैं 3 का मतलब 6.8%। तो सीरियस केसेस वाले एमपी जो बीजेपी के हैं वो हैं 22% और कांग्रेस के हैं 6.8%। मैं समझता हूं कि तकरीबन सारी पार्टीज में ऐसा ही है। तो कुल मिला के 186 एमपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ के मुकदमे चल रहे हैं और 112 ऐसे एमपी हैं जिनके खिलाफ गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। और मगर मैं समझता हूं कि चलिए, हो सकता है कि जो टिकट्स का बंटवारा है उसमें मोदी जी अकेले नहीं थे और विनेबिलिटी फैक्टर होता है। मगर जब हम आंकड़े दूसरे देखते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें 13 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और 8 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। मगर ये तो अब लॉ मेकर कोई लॉ ब्रेकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो लोगों को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से विश्वास हट जाएगा। और मंत्री होना तो मोदी जी के अपने अख्तियार में था। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। मगर ये अगर हम ये कहें कि जो एमपी हैं इनके केसेस को पहले निपटारा किया जाए, एमपी तो सारे जमानत पे हैं, इसीलिए तो जीत के आए। कुछ लोग होंगे जो कस्टडी में हैं, उनका आंकड़ा मेरे पास नहीं है। मगर जो गरीब आदमी जेल में बैठा है, जिसका मुकदमा 10 साल से चल रहा है और वो जमानत देने की हालत में भी नहीं है, उसका मुकदमा हम और लेट कर देंगे। और
बहुत सारे ऐसे गरीब आदमी बैठे हैं जेलों में, भारत की जेलों में, जो पूरी सजा काट चुके हैं और उनके मुकदमे का फैसला नहीं हुआ और उनके पास जमानत देने के लिए पैसा नहीं है। तो इसलिए ये सिर्फ एक सिंपलिस्टिक सोल्यूशन नहीं हो सकती कि सारी अदालतें एमपीज के केसेस को पहले निपटारा करें। उससे गरीब आदमी जो बहुत सारे झूठे केसेस में भी बैठा हुआ है जेल में, वो ना तो वकील कर सकता है, ना वो मुकदमा लड़ सकता है, ना वो जमानत का पैसा भर सकता है, उसको और नुकसान होगा। तो इसलिए या तो स्पेशल कोर्ट बनाई जाए, स्पेशल कोर्ट भी बनाई जाए तो सारे केसेस उनके पास हों, ताकि जो बाकी मुलजिम बैठे हैं जेलों में उनको ये और देरी ना भुगतनी पड़े। और देरी ना। और स्पेशल कोर्ट्स वैसे तो बने हैं, करप्शन केसेस में भी स्पेशल कोर्ट्स बने हैं, टाडा में भी स्पेशल कोर्ट्स बने हैं, मगर उसमें भी कन्विक्शन अब कब से ये केसेस चल रहे हैं उसका आंकड़ा नहीं है कि ये केसेस कितने पुराने हैं, मगर बहुत सारे री इलेक्ट होके आए हैं जिनके खिलाफ और केसेस भी आ गए। तो ये जो एक विचार करने वाली बात है कि डिले वही करते हैं क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है एमपी का। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी बात सोची कि इनके खिलाफ केसेस फास्ट ट्रैक होने चाहिए, फास्ट ट्रैक होने चाहिए, मगर गरीब के की कॉस्ट पे नहीं। ये नहीं कि गरीब जो है वो जेल में और बैठा सड़ता रहे और उसका फैसला हो ही ना, वो 10 साल बैठा रहे, 15 साल बैठा रहे, 20 साल बैठा रहे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। और वैसे अगर आप और भी दिस इज नोन एज तुलसी साहब, मैं फिर आता हूँ आपके पास, मैं फिर आता हूँ। एक कमेंट में रामेश्वर चौरसिया जी का ले लूं। रामेश्वर चौरसिया जी, कैसे होगा सब? 1 साल के अंदर कैसे मिलेगी संसद से दागियों को मुक्ति? दीपक जी, मुझे लगता है कि ये जो बहस आप करा रहे हैं, बहस का लेकिन मुद्दा तो आपका सही है, लेकिन जो विचार रखे जा रहे हैं मुझे लगता है कि वो थोड़ा हम डाइवर्ट कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या कहा, कुछ विचार कुछ रखे जा रहे हैं। मैं आपको बोलता हूं मोदी जी ने क्या कहा है। उन्होंने, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, हमने संकल्प किया कि हमें 24 घंटे बिजली देनी है, तो उसके लिए क्या करना है प्रधानमंत्री ने अगर घोषणा कर दिया, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात 24, तो वो तो अधिकारी कैसे करेंगे, उनका काम है 5 साल के अंदर करना है तो करना है। अब तुलसी साहब का मैं सुन रहा था, तुलसी साहब, मोदी जी ने नहीं कहा है कि पार्लियामेंट उसका डिसीजन करेगा, डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया है? रिक्वेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट से कि पहले जो एमपी हैं, जो केसेस चल रहे हैं, और मैं त्यागी जी से बिल्कुल सहमत हूं कि जब एमपी कोई बाहुबली बन जाता है दीपक जी, तो मैं नीचे तक को प्रभावित करता है। बाहुबली एमएलए बनाता है, बाहुबली कॉर्पोरेटर बनाता है, आम कार्यकर्ता पीस जाता है साहब उसमें। कोई जाति का सहारा ले लेता है, कोई मजहब का लेता है, कोई बाहुबली के लिए, सारे ही खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। मैं मानता हूं कि उन्होंने जो कहा है, और 543 एमपी का केसेस निपटाना बहुत बड़ी बात नहीं है तुलसी साहब। ये संकल्प लेना पड़ेगा और कोर्ट को भी ये संकल्प लेना पड़ेगा। क्यों? कि कोर्ट भी जनता की भलाई के लिए, मैं नहीं कहता हूं गरीबों के केस नहीं होने चाहिए, किसने रोका है? अगर पार्लियामेंट कभी कभी केसेस निपटाने के लिए, अपनी बिल पास कराने के लिए 12 बजे तक बैठ सकती है, तो कोर्ट का भी टाइम अगर सुबह 11 के बदले 9 हो जाए और शाम 5 के बदले 7 बजे तक काम करे, तो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई आफत आ जाएगी। ये देश हित में होगा, इसके लिए सभी को संकल्पित होना पड़ेगा। आप केसेस गिना रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। अगर हमारे 98 एमपी है, 98 चले गए, तो मोदी जी ने किसी को बचाने की तो नहीं कहा। उन्होंने तो पूरे पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट किया कि आओ हम सब मिलकर के इसकी सफाई करें। अलवी साहब, मान लेते हैं हमारे 98 चले गए, तो आपको क्या परेशानी है? मोदी जी प्रधानमंत्री, हमारी सरकार जाएगी, तो ये तो आपको बड़ाई करनी चाहिए कि एक प्रधानमंत्री देश को कि पार्लियामेंट में सही लोग कानून बनाने वाले, जैसे तुलसी साहब ने किया कि कानून मेकर गुंडा हो, बदमाश हो, लॉ ब्रेकर हो, तो वो लॉ कैसे बनेगा? ये तो, इसका तो स्वागत होना चाहिए। और मैं त्यागी जी से सहमत हूं कि किसी भी पार्टी का हो मामला, कोई भी प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री देश का होता है, कोई अच्छी पहल करता है तो आगे बढ़ के स्वागत करना चाहिए, न कि क्रिटिसाइज करने के लिए छोटे छोटे मुद्दों को बीच में लाना चाहिए। उन्होंने कहीं नहीं बचाव किया है। हाँ, जहां तक टिकट की बात है, आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं। पिछले चुनाव में बिहार में, हालांकि हमें किसी का नाम नहीं मैं ले रहा हूं, एक सांसद थे बाहुबली, उन पर केसेस थे, वो सजायाफ्ता थे, वो जेल में थे, वो चुनाव नहीं लड़े।
लेकिन आप ही की सरकार में 2004 से 9 तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रेल मंत्री रहे, लेकिन इस बार उनको सजा हो गई, वो चुनाव नहीं लड़े। अगर ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट से फैसले हो गए होते तो किसी को मलाल नहीं होता, जिसको सजा होनी थी हो जाता। तुलसी साहब ने सही किया, आपको 5 साल 10 साल से केसेस लटके हैं। और एक बात और दीपक जी आपको बता दूं, मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए देता हूं कि 2000 में एक थप्पड़ मारने का केस मेरे पर विधानसभा में विधायक बना तो हुआ। मैं 2 चुनाव में अगले केस के बारे में नहीं जानता था, मैंने नहीं भरा कि मेरे पर कोई केस है, मैं पाक साफ था। 2010 में मुझे नोटिस आता है, 3 महीने बाद चुनाव होता है, 10 साल बाद मुझे पता चलता है कि मेरे पर कोई केस है। वो मैं भी दागी हो गया उस समय, 12 में वो केस खत्म हुआ। तो ऐसे फ्रीवोलस केसेस है, छोटे छोटे केसेस है, कोई दंगा में किसी को फंसा दिया गया, किसी को मर्डर का चार्ज लगा दिया गया, फैसला कौन करेगा? फैसला तो कोर्ट करेगा, न तो फैसला कोई पार्टी कर सकती है, न पार्लियामेंट कर सकती है। जो जिसको अधिकार है वही करेगा। तो मैं मानता हूं कि सबको आगे बढ़ करके देश का पार्लियामेंट जो मंदिर है, हमारी जनता की आकांक्षाओं का केंद्र है, मोदी जी के इस पहल का भूरी भूरी प्रशंसा और स्वागत होनी चाहिए। और एक बात से सहमत हूं, 2-3 लोगों ने शायद त्यागी जी ने बोला कि पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन भी होना चाहिए, एकदम सही बात है। और जरूरत पड़े तो कोर्ट से ये भी आग्रह करना चाहिए कि आप 2 टाइम ओवर करें, ओवर टाइम कर लें। फास्ट ये तब कोर्ट को देखना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना ले, ओवर टाइम कर ले, नीचे क्या निर्देश दे। और मैं मानता हूं कि जनता के केसेस को निपटाने के लिए भी ओवर टाइम करने चाहिए, एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जैसे गांधी जी संकल्प लेकर बढ़े कि हमें सफाई करनी है, खुद गांधी जी सफाई करने निकल जाते थे। तो आज जो प्रधानमंत्री आगे बढ़कर के हर चीजों में आह्वान कर रहे हैं, तो उनकी नियत देखिए, नियत साफ है, वो चाहते कि हो और सबका सहयोग लेके हो। ठीक है, मेजोरिटी में आए हैं, कोई पर फर्क नहीं पड़ता है, मेजोरिटी का अहंकार नहीं हमें, लेकिन पार्लियामेंट में हमारे अलावे भी सांसद है, 543 सांसद जीत करके आए हैं। और तुलसी साहब, एक मैं आंकड़े आपको दे दूं, मुझे लगता है कि 543 में कोई भी जेल में बैठ के जीत के नहीं आया है। आप सही बोले, कोई जमानत पे है, जो भी हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए। मैं तो मानता हूं कि ऐसा कदम है कि इसका ये जो संकल्प है, ये नीचे तक परकोलेट करेगा। नीचे से जब शुद्ध होगा तो क्रिमिनलाइजेशन घट जाएगा इस देश में। रामेश्वर जी, फिर सहमत हूं, रामेश्वर बोला कि जब बाहुबली बनता है, पावरफुल आदमी, जब पावरफुल आदमी को जब पार्लियामेंट और विधानसभा का संरक्षण मिल जाता है तो नीचे और क्राइम करता है, क्योंकि उसकी मानसिकता में होती है। तो ऐसे बाहुबली जो पार्लियामेंट में आ गए और विधानसभा में आ गए, मैं नहीं समझता हूं कि उनको वहां रहना उचित है। इसीलिए इन पर कार्रवाई अविलंब होनी चाहिए और मोदी जी के फैसले का, प्रधानमंत्री के फैसले का, उनके नियत का स्वागत होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट देखे अपने हाई कोर्ट को क्या निर्देश दे, लोअर कोर्ट को क्या निर्देश दे, क्योंकि हर चीज में पार्लियामेंट इंटरफेयर करे, सरकार इंटरफेयर करे जुडिशियरी में, वो भी ठीक नहीं है, उस पर फिर बवाल मचेगा। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के हमारे साथ अनिल वर्मा जी है। अनिल वर्मा जी, क्या ये व्यवहारिक रूप से संभव है जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है? क्योंकि सब इसमें इफ्स एंड बट्स लगा रहे हैं और आदर्शवादिता की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या व्यवहारिक रूप से संभव है 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर देना? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का इस जो स्टेटमेंट उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि पहली बारी पार्लियामेंट में इतने फोर्सफुल तरीके से प्रधानमंत्री जी ने ये अपना निश्चय बताया है। और वो हमेशा बात करते हैं कि आशावादी हैं, वो आधा ग्लास पानी को भी कहते हैं वो आधा हवा से भरा हुआ है। तो हम उससे बहुत खुश हैं कि उन्होंने इस तरीके का वो दिया। लेकिन कुछ मैं आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। हमने जो अभी प्रिलिमिनरी रिसर्च किया है उसके हिसाब से 59 लोग ऐसे हैं जो कि ये आरपीए के सेक्शन 8(1) और 8(2) और 8(3) के अंतर्गत एमपीज आ रहे हैं। और ये मतलब 11% जो टोटल एमपीज हैं वो इसके अंडर आ रहे हैं। और इसमें वो तो खैर मानने की बात है, बीजेपी के ज्यादा हैं, लेकिन बाकी पार्टीज के भी सांसद हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि न्यायपालिका क्या इन मुद्दों को एक साल के अंदर कर सकती है कि नहीं, ये थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे भी, क्योंकि ये जो 59 लोग मैंने बताया, ये केसेस भी इनका एवरेज औसत 7 साल से पेंडिंग है। और हालांकि आरपीए में प्राविधान है कि 6 महीने के अंदर अगर कोई इलेक्शन पिटीशन आती है उसका निपटारा हो जाना चाहिए, लेकिन हमने देखा है एक्सपीरियंस से कि सांसद और एमएलएज
अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करके चले जाते हैं, लेकिन वो इलेक्शन पिटीशन का फैसला नहीं होता है। और एक हमने रिपोर्ट और निकाली थी और उसमें बहुत सारे सांसद और एमएलए ऐसे थे जिनके की केसेस 10 से 20 साल से चल रहे हैं और उनका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। तो अभी क्योंकि बीजेपी की मेजॉरिटी है, इसलिए हमें ये लग रहा है कि उनके ज्यादा वो आ गए हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स थे उसका जब हमने विश्लेषण किया था तब भी 18% तमाम कैंडिडेट्स, यानी कि 8000 से ज्यादा कैंडिडेट्स थे, उसमें से 18% ऐसे थे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। तो कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। तो ये एक्चुअली एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से नेशनल मुद्दा है। और जब तक ऊपर से, मैं तो यही बिलीव करता हूं, जो हमें गवर्न करने वाले हैं, जब तक वही उनमें शुचिता नहीं आएगी तो नीचे फिर गवर्नेंस और बाकी चीजों पर कैसे फर्क पड़ेगा। बाकी चीजों पर कैसे फर्क पड़ेगा। राशिद अलवी जी, यहाँ पर बड़ा सवाल, रामेश्वर चौरसिया जी अपनी करने वाले हैं, जब तक वही उनमें शुचिता नहीं आएगी तो नीचे फिर गवर्नेंस और बाकी चीजों पर कैसे फर्क पड़ेगा। बाकी चीजों पर कैसे फर्क पड़ेगा। राशिद अलवी जी, यहाँ पर बड़ा सवाल, रामेश्वर चौरसिया जी अपनी सरकार भी गंवाने को राजी हैं। क्या आपको, एक मिनट रामेश्वर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राशिद अलवी जी के पास बहुत देर से नहीं गया हूँ। वो अपनी सरकार तक गंवाने को राजी हैं इस सुचिता के लिए। क्या आपको लगता है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और? देखिए, मैं कहूंगा, एक तो आपकी आवाज मुझ तक साफ नहीं आ रही है, लेकिन जितनी बात मैं आपकी समझा हूं, देखिए सवाल ये नहीं है कि सरकार गंवाने को तैयार है। क्या ये प्रैक्टिकल बात है कि अभी आप 15 दिन बने हुए हैं, अगर 98 एमपीज के खिलाफ फैसला आ जाता है, क्या इसके लिए आप तैयार हो सकते हैं? और इससे भी बड़ा सवाल है, आपने इतनी बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को टिकट ही क्यों दिया? क्या आपको मालूम नहीं था कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं? ये जो बयान आपने दिया पार्लियामेंट के अंदर बहुत अच्छा बयान है, बिल्कुल उसमें मैं शक भी नहीं करता हूं, लेकिन सवाल खड़ा होता है, आपने टिकट क्यों दिया इन लोगों को? आज आप कह रहे हैं कि ये हट जाएंगे, हम नए लोगों को देंगे, अच्छे लोगों को देंगे। तो ये काम आपने अभी क्यों नहीं कर लिया था जब चुनाव हो रहा था? अच्छे लोगों को देते टिकट ताकि वो चुन के आते और आपको ये कहने की जरूरत ही ना पड़ती। और जो वादा वो कर रहे हैं बहुत मुश्किल है। तुलसी जी यहां बैठे वकील हैं, बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे पूछिए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को होता है। ये जो 98 एमपीज हैं, एक एक डिस्ट्रिक्ट में मुकदमा चल रहा होगा। क्या हर जिले में स्पेशल कोर्ट बनाएंगे एक आदमी के लिए? क्या आप बैठ के इसके मुकदमे को चलाइए? कैसे मुमकिन है? या फिर पार्लियामेंट के अंदर आप कानून बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कीजिए कि जो भी एमपी होगा जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस होंगे, दिल्ली के अंदर स्पेशल कोर्ट बनेगी, उन कोर्ट के अंदर ट्राई किया जाएगा उन लोगों को। किस तरीके से करेंगे ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री ही करेंगे। अगर उन्होंने कहा है तो रास्ता उन्हें निकालना पड़ेगा, मुझे और आपको नहीं निकालना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हैं, नए कानून बनाते हैं, हम देखेंगे, आप भी देखेंगे, हमें उम्मीद है कि करें। रामेश्वर जी। दीपक जी, मुझे लगता है राशिद अलवी साहब इतने सीनियर मेंबर रहे हैं, इतने पॉलिटिकल अनुभव है इनको, लेकिन राशिद साहब मैं आपको एक से एक बात पूछता हूं, कहीं भी एक जिले में केस चल रहा है, एक जिला से आजकल एक ही एमपी आता है, 2 आता होगा, क्या एक एमपी के केस को सेशन कोर्ट, जिला कोर्ट अगर एक्सपेडाइट कर देता है तो बाकी कोर्ट रुक जाएंगे क्या? 1 घंटे टाइम उसके लिए नहीं बनाया जा सकता क्या? ये तो कोर्ट का मामला है, इसमें प्रधानमंत्री या राशिद अलवी जी का या किसी पॉलिटिकल पार्टी के एमपी का मामला नहीं है। एक सवाल और उठता है, एमपी और एमएलए, भैया केस 6 साल चला तो एमपी एमएलए क्या कर लेगा उसमें? वो कहां से प्रभावित, कोर्ट को प्रभावित करने लगा, कोर्ट को फैसला देना, वो जल्दी फैसला दे दे। और 543 के या 700 के फैसले नहीं जल्दी हो सकते तो इस देश में तो लाखों केसेस पड़े हैं, उसका क्या होगा? आप पहले इस पर भी सोचिए, उसका क्या होगा फिर? आप 500 के लिए इतने परेशान है, क्या प्रैक्टिकल है? बिल्कुल प्रैक्टिकल है, चाहे तो 6 महीना में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में हजारों में केसेस होते हैं, क्या वो एमपी के 10-20 एमपी के जब केस आए तो वो नहीं टेकअप कर सकते प्रायोरिटी बेसिस पे? 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते हैं? जहां देश के पार्लियामेंट के शुचिता का सवाल है तो सबको आगे बढ़कर के काम करना पड़ेगा, सिर्फ प्रधानमंत्री या मंत्रियों को नहीं करना पड़ेगा।
जहां तक आप टिकट देने की बात करते हैं, राशिद अल्वी साहब आप फिर नहीं समझे। मैंने एक आपको उदाहरण दिया, बिहार का ही तीनों उदाहरण दिया, उससे भी नहीं समझे। मैं तूतू मैं इसमें नहीं पढ़ता था। मैं आप पूछता कि आप विलासराव देशमुख पर मुकदमे थे, दे दिए, वो जीत गए, बंसल को क्यों दिए। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि किसी का नाम नहीं लिया गया है। उनकी नियत सही हो, करे जो भी हो। और आप कह रहे 98, अरे भाई साहब वो 98 कैसे केसेस है? मैंने अपने केसेस के बारे में आपको बताया। हम एक बात और आपको बता रहे हैं, मैं युवा मोर्चा में था, पाकिस्तान एम्बेसी पर हम प्रदर्शन किए थे। उमा भारती जी एमपी थी, विजय गोयल भी बाद में मंत्री बने। आपको पता है ये केस 12 साल चला, बिना मतलब का प्रदर्शन का केस। क्यों नहीं वो जल्दी निपटाया जा सकता था कोर्ट के द्वारा? तो ये सवाल है कि हम जो भटका रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं, आंकड़ा कौन पूछ रहा है? आंकड़े सबके पास है, इंटरनेट खोलो, आंकड़े मिल जाएंगे। इसमें समय नहीं गवाइए। सॉल्यूशन क्या है, करना क्या है या नहीं करना है? आप इसलिए सोच रहे हैं कि पहले ऐसी कोई सरकार नहीं आई। गुजरात की हम बात एक सिर्फ करते हैं, अगर कोई ऐसी सरकार नहीं कहे 24 घंटे बिजली दे। अटल बिहारी वाजपेयी के पहले कोई सरकार नहीं ऐसी आई जो कही कि 600 गांवों में बिजली लगाएंगे, 600 गांवों में पक्की सड़क बनाएंगे। ये पूरी लोकतंत्र शहरों की हो गई थी। जीत के तो गांव से गरीब आते थे, उनकी सड़क बनेगी नहीं, इसकी किसी को चिंता नहीं थी। तो बात डाइवर्ट करने के लिए इस इशू को डाइवर्ट नहीं किया जाए, हम इससे सहमत हैं। और त्यागी जी, मैं फिर आपको कहता हूं, पार्लियामेंट में आप लीड लीजिए, इस पर डिस्कशन कराइए। क्या पार्लियामेंट भी कोर्ट से और आग्रह कर सकता है कि एक्स्ट्रा टाइम में काम करे? कोर्ट क्यों नहीं कर सकता? ये पार्लियामेंट जब कानून बना सकता है तो पार्लियामेंट को अधिकार है आग्रह करने का। पार्लियामेंट टाइम टेबल भी ठीक कर सकता है। केवल 11 बजे से पार्लियामेंट चलेगा, पार्लियामेंट 9 बजे शुरू हो सकता है, कोर्ट भी 9 बजे शुरू हो सकता है। आप जब चाहते हैं ऑफिस को कह देते हैं कि हम 8 बजे से शुरू करेंगे, 9 बजे से करेंगे, 5 दिन करेंगे, 6 दिन करेंगे। हम तो आग्रह आपसे करते हैं, हम कोर्ट से यह भी आग्रह करना चाहिए कि आप एक दिन समय बढ़ा दें, आप शनिवार को भी काम करें, लेकिन इसको निपटाएं। इसमें क्या आफत आ जाएगी, क्या आसमान टूट पड़ेगा? इस छोटी सी बात जो प्रधानमंत्री ने आग्रह किया सबसे, वो बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि कैसे हो, ये नहीं कि किसने कितने। बहस का मुद्दा यही है कि कैसे हो। बहस से तो कोई फायदा होना नहीं है। रामेश्वर जी, बहस का मुद्दा यही है कि कैसे हो। दीपक जी, तुलसी जी से भी मैं सहमत हूँ। तुलसी जी से मैं यही पूछ रहा हूँ कि कैसे हो। त्यागी जी के पास चलता हूँ, त्यागी जी के पास चलता हूँ। त्यागी जी, देखिए एक बात आप इनिशिएटिव लेंगे? सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। तुलसी जी बड़े वकील है, मैं इज्जत करता हूँ। तुलसी जी को ये बताना चाहिए, तुलसी जी को आंकड़े गिनाने से क्या है? प्रधान में हमारे 100 है कि 200 है, हमारे ही जाएंगे ना, हम तो तैयार है। आपको क्या दिक्कत हो रही है साहब? सरकार अच्छी चले, लोगों की भलाई के लिए सरकार होती है, क्रिमिनल की भलाई के लिए नहीं। क्रिमिनल को पार्लियामेंट में बैठाने के लिए हमारी सरकार नहीं बैठी है। जी तुलसी जी बोलिए। तक जो मैसेज आएगा बड़ा साफ है। मेरे को दिक्कत ये हो रही है कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि 13 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उनमें से 8 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस मुकदमे चल रहे हैं। तो क्या ये आप करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो कम से कम ऐसे जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं उनको मंत्री बनाइए। कहता हूं कि ये तो आपके अपने हाथ में था, ये तो कोई मजबूरी नहीं थी कि किसी पार्टी ने टिकट दे दी। मैं जवाब देता हूँ। तो अगर इस बात को लागू करना है, जरूर लागू करना चाहिए। मैं इसका 100% हक में हूँ। मैं हूँ कि होना चाहिए, और ये भी है कि स्पेशल कोर्ट बनानी है, जो भी बनना है उसको इमीडिएट लागू किया जाए, और यूनानिमसली पार्लियामेंट कानून भी बना सकती है। मगर इसके लिए विल चाहिए। विल तो ये है कि 13 मंत्री जो हैं उनके खिलाफ मुकदमे हैं, तो क्या वो कैबिनेट फैसला करेगी? दीपक, 8 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस। तुलसी जी जवाब ले लीजिए, रामेश्वर चौरसिया से जवाब ले लीजिए, उसके बाद त्यागी जी मैं आपके पास आता हूँ। आप बात रिपीट कर रहे हैं, मुझे जवाब तो देने दीजिए। हाँ रामेश्वर जी जवाब दीजिए। मैं तो तैयार हूँ जवाब देने। दीपक जी, मैं एक पूछना चाहता हूँ तुलसी साहब से कि एक बात बताइए। मैंने 2 उदाहरण दिया, शायद तुलसी साहब उन केसों से अवगत हैं, मुझे नहीं मालूम है वो केस लड़े हैं कि नहीं। मैंने उदाहरण दिया था पप्पू यादव जी के, लालू यादव जी के केस का। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, मैं माफी के साथ आपको कहता हूं। पप्पू यादव जी को सजा हुई, पिछला चुनाव नहीं लड़े, सुप्रीम कोर्ट ने बरी दिया, वो चुनाव लड़ गए। लालू जी पिछले मंत्री थे लेकिन इस बार नहीं लड़े क्योंकि उन पर लोअर कोर्ट ने लागू कर दिया, उनको सजा हो गई।
मैं तुलसी जी ये पूछना चाहता हूं, जब वो एमपी बन गया, मंत्री बन गया, तो कौन होता, आप और हम कौन होते हैं तय करने वाले कि इस पर केसेस चल रहे हैं वो सही है कि गलत है? वही तो मैं कह रहा हूं, अब फैसला कर दीजिए, मंत्री से सांसद से हट जाएंगे, आप मंत्री की बात करते हैं, ये तो छोटी बात आपने कर दी। अभी तो आप अपने आप को सांसद क्या, उसी की तो बात हो रही है। जब भरा है तो उस पर केसेस सही लगाए गए हैं कि गलत लगाए हैं कि इंटेंशनल है, सवाल इसका है। वो प्रधानमंत्री जी कैसे फैसला कर देंगे? सुप्रीम कोर्ट का काम मंत्री जी नहीं कर सकते, पार्लियामेंट नहीं कर सकता, यही प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। आप दे दीजिए, वो 19 की सजा हो जाए, 19 को 19 हट जाएंगे, 13 की 13 हट जाएंगे। त्यागी जी, हाँ दीपक, जो अपने हाथ में है वो कर सकते। त्यागी जी बोलिए। वो तो कर सकते हैं, जो मंत्री बनाना तो उनके अपनी डिस्क्रिप्शन है, जो करना को कम से कम मंत्री कुछ सही है, मंत्रिमंडल से तो शुरू कर सकते हैं भाई। अरे तुलसी साहब कर सकते हैं, इंटेंशनली केसेस किए जाते हैं। सुन लीजिए, आप नहीं चुनाव लड़े, आपको पता नहीं है, कहना चाहता हूं, चुनाव लड़ने के पहले अदर पार्टियां जहां सरकार होती है केसेस करा देती है, ऐसे भी केसेस हैं। त्यागी जी आप बोल सकते हैं। अब त्यागी जी, पर्सनल केसेस भी होते हैं, कौन तय करेगा? रामेश्वर जी 1 मिनट, त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। त्यागी जी जी जी, मैं सीरियस केसेस की बात कर रहा हूं। असल में ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता दागी, किसके दागी अच्छे हैं, किसके कम हैं, किसके ज्यादा हैं, ये बहस ही नहीं थी। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में, लोकसभा में घोषणा की है कल, मैं भी सदन में उस समय था, अब अपने कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि बीजेपी के ज्यादा हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपके ज्यादा हैं। 112 नहीं, आप भी तो मेंबर है ना हमारे साथ, तो मैं तो उसमें शामिल हो ही गया। आप तो 112 सीरियस केसेस हैं, सब दलों पर है। मैं उसमें जो क्रिमिनल है, मैं उसकी ना तो जात देख रहा हूं, ना मजहब देख रहा हूं, ना पार्टी देख रहा हूं। अलवी जी, शुद्धिकरण का काम अगर वो करना चाहते हैं, मुझे तो शक है कि वो हो भी पाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी पर, सरकार पर दबाव डाल करके आप तुलसी जी ये काम करा तो लीजिए, कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए तो एक रास्ता खुले। इसमें जो वोमेन एट्रोसिटीज का जो मामला है, या वोमेन, मैं तो चाहता हूं के विरुद्ध जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो मामले हैं, मैं आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं तो नहीं बोल रहा था, और मैं 40 साल से बोल रहा हूं, आप तो थोड़े दिन से बोल रहे हैं कि ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए सबसे जरूरी है। भाई आपको नंबर मिलेगा बोलने का ना, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था। चलिए 1 बाय 1 त्यागी जी आप अपनी बात खत्म करिए। दोस्तों की दिक्कत यह है कि आप नहीं, मेरी बात तो खत्म होगी। मैं कह रहा हूं ये पार्टियों का मामला नहीं है, लेकिन मैं तुलसी जी से भी और राशिद अलवी जी से भी कहना चाहता हूं, ये खाली चक्कू छुरे जिन्होंने चलाए हैं या इस तरह के क्रिमिनल केसेस हैं, इसमें इकोनॉमिक ऑफेंसिव जोड़ने में क्या दिक्कत है आपको? जो डिफॉल्टर हो गया 5,000 करोड़ रुपए लेकर के, क्या उसको नहीं लोकसभा में रहने का अधिकार है क्या उसको? और इसी तरह से जो कम्युनल हार्मनी खराब करने के दोषी लोग हैं, एक आदमी के दंगे में इन्वॉल्व होने की वजह से 1000 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, 10 लोग मर गए, क्या उसकी मेंबरशिप रहनी चाहिए? इसका दायरा बढ़ा करके लोकसभा में बहस कराइए। आप तो दोनों वकील साहिबान हैं, एक अच्छा सुझाव अगर आया है तो उसको कैसे इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए, बजाय इसके कि उसके दागी ज्यादा है, उसके दागी कम। इस बहस से मत जाइए। आप नरेंद्र मोदी जी का 5-6 तारीख को जो संसद का सत्र आ रहा है, तब तक इंतजार कीजिए, फिर हमारा आप दोनों धरने बैठते हैं, संसद में हंगामा करते हैं, क्यों नहीं किया? तो अगर एक अच्छा कार्य होने वाला है, अब जो उसकी मोडस ऑपरेंडी है, तुलसी जी कह रहे हैं और अलवी जी कह रहे हैं, वो तो कानूनी प्रक्रिया होगी, वो संसद में तय हो जाए। लेकिन इस अच्छे काम का स्वागत करके और इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। चुनाव में उन्होंने 6 महीने कहा था, अब वो 1 साल पे आ गए, तो उनको रोका जाए कि नहीं 1 साल भी रहिए। और अगर वो अपनी इतनी बहादुरी से कह रहे हैं कि उनके दागी भी बुरे हैं, औरों के भी दागी बुरे हैं, तो इसको स्वागत करना चाहिए। और तुलसी जी, आप तो राज्यसभा में हमारे साथ हैं, कानून बनवाने में, स्पीडी ट्रायल के लिए कैसे इफेक्टिव हो, उसके लिए काम करें। बिल्कुल राशिद अलवी जी भी कर रहे हैं, राशिद अलवी जी क्या किसी ने नहीं किया। बिल्कुल ठीक। दीपक जी लास्ट
अच्छा लास्ट, अगर मैंने ये बात नहीं कही तो मेरी बहस अधूरी हो जाएगी। जी बोलिए। चौरसिया जी, आप हमारा दर्द समझिए। पिछली लोकसभा का जो सबसे बेस्ट पार्लियामेंटेरियन था शरद यादव, जो 40 साल से लोकसभा में था, जिसने 3 बार लोकसभा से इस्तीफा दिया, वो किससे हार गया? आप हमारी मजबूरी, आप हमारी तकलीफ और वेदना समझिए उस आदमी से। बिल्कुल वही मैं कह जो आदमी पिछली बार इसलिए चुनाव नहीं लड़ा कि वो सीपीएम के एमएलए का हत्यारा था। तो हम तो चाहते हैं कि सब गुंडे पकड़े जाए, जेल जाए, मेंबरशिप खत्म हो। अनिल वर्मा जी, आप कुछ कहना जोड़ना चाहते हैं? दीपक जी, मैं ये कहना चाहता था, त्यागी जी ने जो अभी एक विषय उठाया है, मोदी जी ने चुनाव में भी एक ही साल बोला था, एक ही साल बोला था, एक ही साल बोला था। त्यागी जी मैं याद दिला दूं, एक ही साल बोला था, और ये बात उन्होंने एक रैली के अंदर कही थी, और वो रैली यूपी के हरदोई में हुई थी। हाँ, मैं कहना चाह रहा था, जो त्यागी जी कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस और बाकी अन्य ऑफेंसेस भी उसमें होने चाहिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में ऑर्डर दिया है, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 का जिक्र, अन्य ऑफेंसेस भी उसमें होने चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में ऑर्डर दिया है, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 का जिक्र किया है, उसमें ये सारे ऑफेंसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। उसमें आईपीसी के काफी सारे सेक्शंस हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हैं, नारकोटिक्स का है, और इस तरीके के वो सारे ऑफेंसेस उसमें कवर्ड हैं। सारे ऑफेंसेस कवर्ड जी। तो त्यागी जी जिन कंसर्न को लेकर चल रहे हैं, वो कंसर्न ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसमें इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। राशिद अल्वी जी, क्या आप त्यागी जी की बात से सहमत हैं, और अगर प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते हैं अगले सत्र में, तो आप भी उनके साथ धरने पर बैठेंगे? देखिए, ये कहना धरने पे बैठेंगे, धरने पे बैठने से कभी कोई समस्या का समाधान हुआ है? हमें नरेंद्र मोदी जी के इस बयान पे कि वो ऐसे एमपीज के खिलाफ स्पेशल कोर्ट्स बनाए, हमें कहां एतराज है? हम तो कह रहे हैं कल के बनाते, आज बनाइए आप। मैंने कब मना किया है? कांग्रेस पार्टी कब मना कर रही है? मेरे तो सिर्फ 2 सवाल हैं दीपक जी। एक तो 98 लोग कम नहीं होते, इतने लोगों को टिकट कैसे दे दिया आपने? 10 लोग होते, 20 लोग होते, 25 होते, समझ में आता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की नियत की बात कर रहा हूं। और फिर अभी जो एक सवाल उठा, 13 मंत्री हैं, आप तलाश करके ऐसे लोगों को मंत्री बना रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि क्रिमिनल लोगों के खिलाफ हम अदालत के अंदर जल्द अज जल्द फैसला चाहते। कौन करेगा यकीन? मुजफ्फरनगर का वो एमपी जिसके खिलाफ एफआईआर है, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तबाही मचा दी, हिंदू मुस्लिम फसाद करा दिए, आपने उसे मंत्री बना दिया। तो आप कौन सा मैसेज दे रहे हैं? अगर आप उन्हें मंत्री ना बनाते तो हम आप पे यकीन कर लेते कि बिल्कुल आप ऐसा चाहते, लेकिन आपने तो उन लोगों को मंत्री बना दिया जो दासदार हैं। कैसे यकीन करें? लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हम उंगली नहीं उठा रहे। आपने जो कहा है बहुत अच्छा कहा है, आप इसे करिए, आगे बढ़िए, स्पेशल कोर्ट्स बनाइए। कैसे बनाएंगे? आप प्रधानमंत्री हैं, आप ऐसी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं जहां किसी अलायंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, रामेश्वर जी से इसका जवाब ले लेते हैं। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है रामेश्वर जी, जवाब के लिए मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। आखिरकार आपने 98 लोगों को टिकट क्यों दिए, और संजीव बालियान को मंत्री क्यों बनाया? हाँ बिल्कुल दीपक जी, राशिद अल्वी जी बार बार इसी को उठा रहे हैं, तो संजीव बालियान को मंत्री क्यों बनाया? राशिद अल्वी जी के कंप्लेन पर अगर वो जेल गए हो, कोर्ट ने उनको फैसला सुना, बात समझ में आती है। अरे तय कौन करेगा राशिद जी? हम कहे कि हम पर आप आरोप लगा सकते हैं, कोर्ट तय करेगा ना। मर्डर के आरोप भी लगाए जाते हैं, कौन तय करेगा? आपके कह देने से कोई क्रिमिनल नहीं हो जाएगा। मैंने आपके ही तो ये उदाहरण दिए 2 मंत्रियों के, मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने उदाहरण दिया। त्यागी जी ने जो बिहार का उदाहरण दिया, कौन तय करेगा? ये कोर्ट तो को तय कर। मोदी जी ने क्या कहा? कोर्ट तय कर ले, जो मंत्री बनेगा वो, अब एमपी बनेगा वो मंत्री बन ही सकता है, जब एमपी के लिए छूट है। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया नहीं है ना, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। लेकिन कानून का काम प्रधानमंत्री या राशिद अल्वी जी या रामेश्वर चौरसिया त्यागी जी नहीं करेंगे,
उन्होंने आग्रह किया है स्पेशल कोर्ट भी बनाना हो, मैंने तो वही कहा सुप्रीम कोर्ट को टाइम बढ़ाना हो करके जल्दी फैसला कर दे। इसमें दूसरे पास दोषारोपण क्यों करना है? चलिए मैं आपको यही रोकूंगा रामेश्वर भाई, मैं आपको यही रोकूंगा। वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन बड़ी बहस में आज इतना ही। अगर नरेंद्र मोदी ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक नया सवेरा होगा, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। बड़ी बहस में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।